Jai Hind students, how are you? I hope you are all fine. So as you know, we have completed our last chapter, which was chapter number 14, the revolt of 1857. Now from today we are going to start our new chapter, chapter number 15, the beginning of the freedom struggle. So from today onwards we are going to study our chapter, the beginning of the freedom struggle. So let's start our this chapter. The 1857 revolt created a new awakening among the people of India. तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो इंडियन पीपल थे उनमें एक नए प्रकार के एनर्जी आई और उनको ये लगने लगा कि हम लोग अगर हम लोग साथ में मिल के कोशिश करेंगे तो हम लोग ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से भगा सकते हैं, हटा सकते हैं. Though the revolt was a failure, the Indians began to think of the causes that made them slaves in their own country and wanted to free themselves from the clutches of the British. तो आपको पता है बच्चों कि जो हमारा रिवॉल्ट था 1857 का वो फेल हुआ था. और फेल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस रिवॉल्ट के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद भी उस रिवॉल्ट का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था इंडियन लोगों पर. और और लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया था उस रिवॉल्ट ने कि हम अपने ही देश में कैसे स्लेव का मतलब होता है दास, हम कैसे अपने ही देश में एक दास की तरह बन के रह रहे हैं और एक फॉरेन मतलब विदेश की कंट्री, विदेश के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं. तो कैसे उनसे बाहर निकला जाए, कैसे उनके राज को हटाया जाए और कैसे दास की तरह जीवन को अपने समाप्त किया जाए, इसके बारे में इंडिया सब सोचने लगे. They realized their shortcomings, especially the social evils that were prevalent, prevalent in the Indian society, which were a hindrance in their struggle for freedom. तो अब जब इंडियंस ये सोचने लगे कि हमको किस तरीके से फ्रीडम पाना है, इंडिपेंडेंस पाना है ब्रिटिशर्स से, तो उन्होंने पहले इस बात को ध्यान दिया कि हमारे खुद की सोसाइटी में, मतलब उस समय की खुद की सोसाइटी में कुछ ऐसे कस्टम्स थे, कस्टम मतलब मान्यताएं थी या कुछ ऐसे रूल्स थे, सोसाइटी में रूल्स थे जो कहीं ना कहीं इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में आगे जो लड़ाई थी, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें वो सब कहीं ना कहीं रुकावट का काम कर रहे थे. तो पहला काम इंडियंस ने सोचा ये करना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से जो हमारे खुद के सोसाइटी में फॉल्ट्स हैं, कुछ ऐसे कस्टम हैं जो कि सही नहीं हैं, उनको पहले हमको एबॉलिश करना चाहिए, हटाना चाहिए. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान and many more worked toward the eradication of practices like sati, caste-based discrimination and child marriage from the society. तब ये सारी जो हम बताए आपको कि हमारे खुद के सोसाइटी में उसमें बहुत सारे फॉल्ट थे, बहुत सारे ऐसे कस्टम्स थे जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को पीछे लेके जाते थे. ऐसे कस्टम्स को, ऐसे फॉल्ट्स को सही करने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए कुछ सोशल और रीजनल, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, कुछ सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्मर्स ने, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती और सर सैयद अहमद खान, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने मिलके बहुत तरीके के जो इंडियन सोसाइटी में फॉल्ट्स थे या ऐसे कस्टम्स थे जो सही नहीं थे, उनको धीरे धीरे हटाने का काम किया. कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते थे जो कि सही नहीं थे, जैसे सती प्रथा था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जाति के आधार पे भेदभाव उस समय जो किया जाता था, चाइल्ड मैरिज था, बच्चों की शादी करा दी जाती थी. तो इस तरीके की चीज़ों को धीरे धीरे समाज से बाहर करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने. ये देखिए आपके बुक में राजा राम मोहन राय की पिक्चर दी है, महर्षि दयानंद की भी पिक्चर दी है और सर सैयद अहमद खान की भी पिक्चर दे रखी है. दे आल्सो प्रोमोटेड द रीमैरिज ऑफ विडोज एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन.
और ये जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एक बात और कहा कि रीमैरिज ऑफ विडोज, मतलब जो लोग विधवा हो जाते हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उनके रीमैरिज, उनको दोबारा शादी करने पे जोर दिया। और किस तरीके से वुमन को सोसाइटी में अपलिफ्ट किया जाए, सोसाइटी में उसको एक प्रेस्टीज प्लेस दिलाया जाए, इसके लिए भी इन रिफॉर्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा लेबर किया, मेहनत किया। तो ये बच्चों रहा इसके बारे में। और आगे भी हम देख लेते हैं, आगे के पैरा को भी हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। These great thinkers of society also felt that education would help to bring prosperity in the country। और इन्होंने ये भी बात समझा कि जो एजुकेशन होगी वो प्रॉस्पेरिटी लाएगी कंट्री में। सो दे लेड स्ट्रेस ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एज वेल एज द एडल्ट्स। इसीलिए जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बच्चों के भी एजुकेशन पे ध्यान दिया, और एडल्ट्स, जो लोग एडल्ट से जो नौजवान थे, उनके भी एजुकेशन पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया। All these reforms in the society created a feeling of nationalism among the Indians। और इस तरह की जितने भी रिफॉर्म्स थे इंडियन सोसाइटी में, कहीं न कहीं इंडियंस के बीच में नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर रहे थे। People started holding meetings in different parts of the country to draw the attention of the British rulers to their problems। धीरे धीरे क्या होने लगा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पे लोग इकट्ठा होने लगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो जो उनको समस्याएं थी उनको लेकर वो आपस में मीटिंग करना शुरू कर दिए। इंडियन राइटर्स स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर व्यूज एंड आइडियाज इन न्यूज़पेपर। और इंडियन जो राइटर्स थे उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया अपने व्यूज को और अपने आइडियाज़ को न्यूज़पेपर में, जिससे लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सबके सामने आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल या फ्रीडम के स्ट्रगल में शामिल हो सकें। Many organizations and associations were started by the educated people of the society। बहुत सारी ऐसी जो बहुत सारी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी और एसोसिएशन थे, वो इस तरीके के एजुकेटेड पीपल्स के द्वारा शुरू की गए थे। ऑल दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। और ये सारी चीज़ें मिला के एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना, जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था उस समय का और आज तक है, उसका नाम था INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डीप में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। हम लोग बस एक लाइन पढ़ लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी फाउंडेशन जो हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। बाकी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।